12 दिसंबर 1911 ये वो दिन था जब उस समय के करीब 65 स्क्वायर किलोमीटर वाले दिल्ली में सभी जगह पर ध्वज और पताकाएं लहरा रही थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार ब्रिटेन से कोई राजवी भारत आया था और इस राजवी के लिए एक 640 किलो की पूरी चांदी की कुर्सी बनाई गई थी जिसमें वो बैठ सके। ये ब्रिटिश राजवी था जॉर्ज पंचम, जिसका असली नाम था जॉर्ज फेडरिक एनएस एल्बर्ट। इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब कोई ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटिश राजवी ने भारत की विजिट की हो। इस विजिट के दिन से करीब 125 साल पहले तक से भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन इस 125 सालों में भी कोई ब्रिटिश राज घराने का व्यक्ति भारत नहीं आया था। इसलिए किंग जॉर्ज पंचम की ये भारत की फर्स्ट टाइम विजिट इतिहास में दर्ज होने वाली थी। हालांकि जॉर्ज पंचम की ये विजिट एक मुखौटा थी और ये विजिट आखिर क्यों हुई उसे हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। खैर, 12 दिसंबर के दिन जॉर्ज को 101 तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद जॉर्ज ने अपनी स्पीच शुरू की, जिसमें उसने पहले तो एक लुभावनी बात कही जो थी बंगाल के विभाजन के बारे में। साल 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था, पहले तो उस पार्टीशन का जॉर्ज पंचम ने विरोध किया और जॉर्ज के इतना कहते ही पब्लिक खुशियां से तालियां बजाने लगी। वहां पर जॉर्ज पंचम की स्पीच सुन रहे करीब 3 लाख आमंत्रित मेहमान खुश हो गए और उसके बाद जॉर्ज पंचम ने दूसरी जाहिरात की, कलकत्ता भारत की कैपिटल नहीं लेकिन कैपिटल दिल्ली बनाई जाएगी। और इतना सुनकर सभी 3 लाख आमंत्रित मेहमानों में सापा पड़ गया। अचानक जॉर्ज ने ये क्या कह दिया? उस दिन के पहले करीब 137 सालों से कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करता था और करीब इतने ही सालों से कलकत्ता भारत का पावर सेंटर था। और अचानक जब उस शहर से उसका खिताब छीन लिया गया तो सभी आमंत्रित मेहमान आश्चर्य के मारे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर दिल्ली बिना कोई आयोजन, यहाँ वहां बिना कोई ढंग ढाल बसा हुआ शहर था और उस समय तो दिल्ली की कोई स्वतंत्र पहचान भी नहीं थी, क्योंकि लंबे भूतकाल के दौरान एक के पास दूसरा और दूसरे के पास तीसरा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गांवों का एक मिश्रण जो था वही दिल्ली था। ऊपर से बहुत पुराने छोटे छोटे कस्बे, सुकड़ी गलियां और पूरा अस्त व्यस्त अव्यवस्थित नगर था। इसलिए उस वक्त कुछ लोगों ने ये सोचा कि ऐसा मिश्रित नगर भारत की राजधानी के लिए योग्य या शोभनीय नहीं है। इसलिए उन्होंने किंग जॉर्ज पंचम के कहे अनुसार एक नया दिल्ली बनाने की योजना बनाई और ये बनने वाला नया दिल्ली यूं समझ लो कि इतिहास की तारीख में 1, 2, 3, 4 नहीं लेकिन 9वां दिल्ली था। जी हाँ, द 9th सिटी, क्योंकि इतिहास में दिल्ली का एक के बाद एक 8 बार पुनरुत्थान किया गया था, 8 बार इस शहर को बनाया गया था। और इतने लंबे इतिहास में स्वाभाविक है कि दिल्ली का एक नहीं लेकिन कई सारे नाम थे। थोड़ा इतिहास में जाके देखे तो पांडवों के राजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बसाई थी, जिसका भौगोलिक स्थान आज की दिल्ली की यमुना नदी के किनारे पर पुराने किले के पास हुआ करता था। इसके बाद जब युधिष्ठिर ने राजगादी छोड़कर संन्यास लेने की सोची, तब हस्तिनापुर नगरी को राजा युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दी और धृतराष्ट्र के एकमात्र हयात पुत्र युयुत्सु को इंद्रप्रस्थ का राजपाट सौंप दिया। इसके बाद दोस्तों, महाभारत काल समाप्त होने के बाद इंद्रप्रस्थ नगरी का कोई नाम और निशान नहीं बचा। तत्पश्चात उस इंद्रप्रस्थ या दिल्ली की नगरी की पावन धरती अलग अलग गांव, बंजारे और लोगों को आश्रय देती रही, लेकिन उसका कोई खास विकास नहीं हुआ। लेकिन फिर साल आता है 736 का और यहाँ से दिल्ली का असली इतिहास शुरू होता है, जब अनंतपाल नाम के एक तोमार राजपूत ने इंद्रप्रस्थ के ही पास उसकी थोड़ी सी दक्षिण में अपने राज्य की कैपिटल बनाने की शुरुआत की और नए नए महल और घरों का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। आज के युग में जहाँ पर हरियाणा है, वहाँ पर अनंगपाल का तोमार नाम का राज हुआ करता था और राजा अनंगपाल ने आज की दिल्ली की भूमि पर जो नई नगरी उस वक्त बसाई ना, उसका नाम दिल्ली का रखा। ऐसा नाम इसलिए दिया गया कि वहाँ की मिट्टी में नमी थी, वो थोड़ी ठोस नहीं यानी कि ढीली थी। और राजा अनंगपाल ने दक्षिण पूर्व हरियाणा के पास आज जहां दिल्ली है, वहां पर अपनी नई कैपिटल उस वक्त इसलिए बसाई थी क्योंकि किंग अनंगपाल को नॉर्थ वेस्ट साइड से आक्रमणकारियों की चिंता थी। साल 710 में अरबों ने सिंध जीत लिया था और इसलिए राजा अनंगपाल अपनी राजधानी हो सके उतनी हरियाणा के साउथ ईस्ट में ले जाना चाहते थे
और आज जहां पर लाल कोट का विस्तार है, वहां पर ही राजा अनंगपाल ने दिल्ली नगरी बसा दी। यहाँ पर अरब सौदागर आगे कुछ करते करते कराची बंदर तक पहुंच गए और कराची बंदर जीतने के बाद तत्कालीन समय में उन्होंने आगे कोई खास आक्रमण नहीं किए, इसलिए वो तब अनंगपाल के तोमार राज्य तक नहीं आए। लेकिन राजा अनंगपाल जो अपना राज्य विदेशी आक्रमणकारियों से बचाना चाहते थे, उस राज्य का अंत आखिरकार हमारे देश के ही एक लश्कर ने कर दिया, और ये लश्कर राजस्थान के सांभर नाम के रजवाड़े का था। अजमेर तक हुकूमत फैलाने वाले राजस्थान के मूल राजा विग्रह देव चौहान ने साल 1153 में दिल्ली को जीत लिया, और इनके दिल्ली जीतने के बाद दिल्ली में चौहान वंश की स्थापना हुई, और दिल्ली के इस चौहान वंश की तीसरी पीढ़ी में एक पराक्रमी राजा हुए, जिसे हम राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। अब तोमारों के पुराने दिल्ली को राजा पृथ्वीराज चौहान ने साल 1180 में और ज्यादा विस्तृत किया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को एक कैपिटल को शोभा दे उस टाइप की नगरी बनाया, यूं मानो कि दिल्ली का पुनरुत्थान किया। हालांकि उस वक्त दिल्ली का सौभाग्य मानो या दिल्ली का नसीब, क्योंकि राजा अनंगपाल तोमार ने बसाई हुई दिल्ली नगरी करीब 450 सालों तक विदेशी हमलाखोरों से बचती रही और उसका विकास होता रहा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने यानी कि चौहान वंश की तीसरी पीढ़ी ने दिल्ली का और ज्यादा विस्तार और विकास किया, लेकिन ऑल इन ऑल पिछली करीब 4.5 शताब्दी से दिल्ली भारत वंशियों के हाथ में ही रही। पर पिछले 450 सालों में जो नहीं हुआ वो हुआ सन 1191 में, जब मोहम्मद गोरी ने इस साल दिल्ली पर आक्रमण किया। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया है, पृथ्वीराज चौहान सीधा मोहम्मद गोरी की दिशा में उसके आधे रास्ते में उसका खात्मा करने के लिए निकल पड़े, और थानेश्वर के मैदान में युद्ध खेला गया और मोहम्मद गोरी की सेना का पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने खात्मा बुला दिया। तब पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3000 हाथी, 2 लाख घोड़े और 3.5 लाख सैनिक थे। सामने मोहम्मद गोरी की सेना भी कम नहीं थी, लेकिन राजा चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गोरी की सेना टिक नहीं पाई। मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से पराजित हुआ। असल में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी को उसी वक्त मार डालना चाहिए था, लेकिन घायल पर घा नहीं करते, ऐसा हमारे देश के राजपूतों का नियम था, और उस नियम के चलते पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जाने दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि युद्ध के नियम जो देसी रजवाड़े समझ सकते थे वहां तक तो ठीक थे, लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों और राक्षसों के सामने किसी नियम को पकड़े नहीं रहना चाहिए था। और राजा चौहान ने की ये गलती दूसरे साल उनके ही सामने आई, जब मोहम्मद गोरी और बड़ा सैन्य लेकर उनके सामने फिर से युद्ध पर चढ़ा, और ये युद्ध दिल्ली के लिए एक ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। इस बार मोहम्मद गोरी एक अलग ही रणनीति लेकर आया था। इस बार भी युद्ध का मैदान वही थानेश्वर का ही था, और आमने सामने के शत्रु भी वही पुराने थे, लेकिन कुछ नया था, तो वो थी मोहम्मद गोरी की युद्ध नीति। और इस साम दाम दंड भेद वाली युद्ध नीति के चलते पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे सैनिक मारे गए। जो कुछ जिंदा बचे उनका भी सिर विच्छेद किया गया। यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने निहत्थों को नहीं बख्शा, उसने ना किसी नियम का पालन किया और ना किसी पे कोई रहम किया। भारत पर युद्ध तो उसने कई बार करने की कोशिश की, हर बार हारा, लेकिन आखिरकार वो पृथ्वीराज चौहान के सामने जीत गया। अंततः पृथ्वीराज चौहान को भी मोहम्मद गोरी ने बख्शा नहीं, और उनको भी यातनाएं देकर मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन करने वाले चौहान वंश के आखिरी राजा थे, या यूं कहो कि आखिरी राजपूत थे, और यहाँ से दिल्ली की राजगद्दी और भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और यहीं से पहली बार विदेशी आक्रमणकारियों का दिल्ली में घुसना शुरू हुआ। और अब ये हमलाखोर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, लेकिन भारत के बहुत सारे प्रदेशों पर राज करने वाले थे, क्योंकि इन परदेसी हमलाखोरों को पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद उनके देश वापस भेज सके ऐसी कोई भी रणनीति भारत के उस वक्त के रजवाड़ों के पास नहीं थी। हालांकि दिल्ली की सत्ता एक विदेशी आक्रमणकारी के हाथ चली गई, उससे भारत के और देशी रजवाड़ों को कोई निस्बत भी नहीं थी, लेकिन अलग अलग रहकर वो कब तक बचने वाले थे, उनकी भी बारी बारी से आने वाली थी। यहाँ पर मोहम्मद गोरी को जो सत्ता और जीत प्राप्त हुई थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का था। मोहम्मद गोरी मूल पर्शियन था और कुतुबुद्दीन ऐबक मूल तुर्किस्तान का था, और ऐबक जात का गुलाम था।
उस जमाने में अमीर लोग सुल्तान और बादशाह बहुत सारे गुलाम रखते थे और उनमें से जो कुशल, चतुर और वफादार हुआ करते थे उन्हें अच्छा ओहदा भी देते थे। इसलिए मोहम्मद गोरी ने साल 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजभार और कारभार सौंपा और आसपास के सभी प्रदेशों को जीत लेने की उसे सत्ता दी गई और अपने कुछ सैनिक भी दिए। और इतना करने के बाद उसी साल मोहम्मद गोरी अपने देश वापस चला गया। अब दिल्ली का कारभार कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में था। उसने दिल्ली में बहुत सारी जगहों के नाम चेंज करवाए, अपने नाम के मीनार भी बनवाए और मीनार के विस्तार में उसने अपने किले भी बनवाए। उसने दिल्ली में बहुत सारे चेंजेस किए और यहाँ पर युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ और अनंगपाल तोमाल के लाल कोट के बाद तीसरे दिल्ली का निर्माण हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाल कोट का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया और उसकी सीमा में आने वाले बहुत सारे मंदिर भी तोड़ दिए और उन पत्थरों से अपने इंटरेस्ट की चीजें बनवानी शुरू कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब से दिल्ली में राज शुरू किया तब से एक के बाद एक 13 गुलाम वंश के शासक दिल्ली की सत्ता में आए और इनमें से करीब सभी सत्ता के लालचियों ने साम दाम दंड भेद और सत्ता के लिए कावे दावे शुरू कर दिए। दिल्ली की सत्ता हिंसक बन गई। सत्ता के इस खेल में कई शासकों ने अपने जान गंवाए और इनमें एक रजिया सुल्तान भी है और घियासुद्दीन बब्बन नाम के एक सुल्तान ने तो 40 दरबारियों को जहर देकर मरवा दिया था। यहाँ सुल्तान के आसपास के ही सभी जब 40 लोग मारे जाए तो स्वाभाविक है कि सल्तनत ही ढीली पड़ जाएगी और यहाँ से सत्ता का परिवर्तन हो गया। घियासुद्दीन बब्बन के बाद दिल्ली की राजगादी उसके पौत्र केकुबाद को मिली, लेकिन केकुबाद जब सत्ता में था तब उस सल्तनत का एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी और इस जलालुद्दीन खिलजी ने 11 जून साल 1290 के दिन खुद शीश महल में जाकर केकुबाद को मार दिया और उसके शव को यमुना नदी में फिकवा दिया। सोचिए, उसके शव को श्रद्धांजलि भी नहीं दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, केकुबाद का एक 10 साल का पुत्र भी था और उसको भी खिलजी ने क्रूरता पूर्वक मार दिया। और ऐसे 13 जून साल 1290 के दिन से दिल्ली की सल्तनत खिलजी के हाथ में आ गई और यहाँ से दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना हुई और यहाँ पर फिर से एक नए दिल्ली को बनाया गया। अब कुतुबुद्दीन गुलाम का जो वंश था वो महज 100 सालों तक टिका, जबकि खिलजी का वंश दिल्ली की गद्दी पर सिर्फ 30 सालों तक ही टिक पाया। और इन 30 सालों में दिल्ली में सत्ता के लिए बहुत बड़ी घटनाएं घटी और दिल्ली की राजगादी के लिए उथल पाथल भी बहुत हुई। अब यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी का एक जमाई कम सेनापति कॉम्बो था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भारत की तारीख में पहली बार नर्मदा नदी के दक्षिण में इस्लाम धर्म का और इस्लाम सल्तनत का प्रचार किया। और इसके लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन की प्रशंसा की और बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 भाड़े के लोगों को रखकर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या भी पीठ में खंजर भोंक कर की गई। और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र को कुछ दिन तक दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया और कुछ ही दिनों में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता संभाल ली। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनते ही साल 1304 में सीरी फोर्ट नाम के एक नए दिल्ली का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। ये पुराने 3 दिल्लियों के पास एक नया चौथा नगर था और ये दिल्ली व्यापार का एक बहुत मुख्य केंद्र बन गया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के अलग अलग रजवाड़ों पर धाक जमाकर हुकूमत करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, इस अलाउद्दीन खिलजी के पास एक उसका जी हुजूर करने वाला बंदा हुआ करता था जिसका नाम था मलिक कफूर। ये मलिक कफूर अपना सैन्य लेकर भारत के कई रजवाड़ों के पास गया। जो उसके साथ आए वो उसके साथ आए और नहीं आए उनको मजबूर किया गया और बहुत सारे रजवाड़ों से उसने खंडनी वसूल की। और जब वो 1 साल के बाद दिल्ली वापस गया तब वो अपने साथ लूट के 612 हाथी, करीब 20,000 घोड़े और 3,580 टन सोना अपने साथ ले गया। और इस तरह कुछ कुछ जगहों को छोड़कर पूरे भारत में दिल्ली की धाक बैठ गई और दिल्ली का महत्व भी बढ़ने लगा। दिल्ली में पूरे देश से खंडनी आने लगी, दिल्ली समृद्ध होने लगा और दिल्ली धीरे धीरे भारत की सत्ता का केंद्र बन गया। और इसलिए इसके बाद आने वाले सभी परदेसी हमलावर दिल्ली को ही अपना लक्ष्य बनाने लगे, क्योंकि पूरे देश से लूटी हुई खंडनी और पूरे देश से लूटा हुआ खजाना दिल्ली में ही इकट्ठा होने लगा
और सबसे ज्यादा तो दिल्ली में बार बार सत्ता के लिए आक्रमण होते रहे। दिल्ली में खिलजी वंश का एंड भी रक्तपात के साथ ही आया, जब कोई गंभीर नहीं ऐसी कॉमन बीमारी के लिए पथारीवश हुए खिलजी को उसके ही अपने हुजूरिये मलिक गफूर ने जहर देकर मार दिया। इसके बाद 2 जनवरी साल 1316 के दिन अलाउद्दीन खिलजी मर गया। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के तुरंत बाद दिल्ली में सत्ता को प्राप्त करने का एक लंबा खूनी दौर चला और ये देखते हुए दिल्ली का एक सूबा हुआ करता था पंजाब प्रांत में, जिसने उस वक्त छठे और तत्कालीन खिलजी वंश के राजा का सर तन से जुदा करके दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया। हिंसा का अंत आखिर हिंसा से हुआ और खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान को मारकर पंजाब प्रांत का दिल्ली का जो सूबेदार दिल्ली की गादी पर बैठा उसका नाम था गियासुद्दीन तलगट, और यहीं से दिल्ली में खिलजी वंश का अंत हो गया और तलगट वंश की शुरुआत का साल था 1320। सत्ता को प्राप्त करते ही गियासुद्दीन तलगट को एक नए दिल्ली बसाने के अरमान जगे, क्योंकि दिल्ली के पास पैसे तो बहुत थे और उसने खिलजी के सीरी कोट से करीब 7 किलोमीटर दूर नया कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, नई इमारतें बनाई, बहुत सारे मजदूरों को मार मार कर काम करवाया गया और 2 सालों में तो तलगटाबाद नाम की एक कैपिटल सिटी की स्थापना कर दी। लेकिन इस नई कैपिटल या नई राजधानी जो दिल्ली का ही एक सूबा थी, उस तलगटाबाद के नसीब भी ऐसे कि वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि गियासुद्दीन तलगट के ही बेटे ने उस नए बने तलगटाबाद में एक पार्टी रखी और उसने अपने बाप को और उसके छोटे भाई को वहां पर आमंत्रित किया। और जिस नई बनी इमारत में गियासुद्दीन तलगट को और उसके छोटे बेटे को उसके बड़े बेटे ने आमंत्रित किया था, वहां जैसे ही तलगट और उसका छोटा बेटा पहुंचा, बड़ा बेटा सीधा बाहर निकल गया और हाथियों ने उस दीवार को छीन दिया और तलगट और उसका छोटा बेटा वहीं पर मारे गए। अपने बाप को और भाई को ठंडे कलेजे से मार देने वाला ये बड़ा भाई यानी कि दिल्ली का नया सुल्तान मोहम्मद तलगट। और मोहम्मद तलगट जैसे ही सत्ता पे आया, उसने फिर से दिल्ली के पास एक नया शहर बनवाया जिसका नाम था जहांपनाह। इस सुल्तान की जो प्रजा थी जो नए बने तलगटाबाद में मूव हो रही थी, वो ठीक से वहां पहुंची भी नहीं और सीधा वहां से बोरिया बिस्तरा उठा के जहांपनाह पहुंचने का फरमान आ गया। यहाँ दिल्ली की हालत कोई पूछो, एक के बाद एक छोटे बड़े पुराने नए छोटे छोटे कस्बे छोटे छोटे टाउन को मिलकर इन लोगों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। लेकिन बनने और बिगड़ने वाला दिल्ली का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं था। दिल्ली में तलगटों की हुकूमत 93 ईयर तक चली। मोहम्मद तलगट के बाद दिल्ली की सत्ता पर आया उसका भतीजा, जिसका नाम था फिरोज शाह तलगट, और इस फिरोज शाह ने फिर से दिल्ली के पास एक नया टाउन बनवाया जिसका नाम दिया फिरोजाबाद। फिरोज शाह ने बनाए इस शहर का जो मध्य भाग था वो फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था। काफी समय बाद वहां पर जो स्टेडियम बना उसका नाम भी फिरोज शाह कोटला था। बाद में उस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। अब इसके बाद फिरोज शाह के स्थापत्य या उसका बसाया ये नया दिल्ली भी महफूज रहने वाला नहीं था। फिरोजाबाद के नाम से जाने जाने वाले उस नए दिल्ली पर समरकंद के तैमूर लंग ने 90,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया और सतत 5 दिनों तक उसने दिल्ली को लूटा और वहां के 1 लाख प्रजाजनों को मार दिया गया। और तैमूर के जाने के बाद दिल्ली का जो दिखावा था ना, वो कोई बहुत बड़ी कुदरती होनारत या कुदरती तूफान ना आया हो, ऐसा प्रलयकारी हो गया। तैमूर लंग ने पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। सोचो उस जमाने में एक ही शहर के 1 लाख लोगों को एक साथ मार देना, कैसी रही होगी उस शहर की स्थिति। अब इसके बाद सालों तक दिल्ली की स्थिति दयनीय रही और साल 1534 में मुगलों ने उस स्थान पर पुनरुत्थान करना शुरू किया और फिर से उसके पास एक नया नगर बनाया जिसका नाम मुगल बादशाह हुमायूं ने दीना पनाह रखा और आज पुराने किले से जाने जाने वाला किला उसका आवास था। अब इसके कुछ 5 साल बाद बंगाल के सुल्तान शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दीना पनाह जीत लिया, यानी कि दिल्ली को जीत लिया और दीना पनाह के पुराने किलों को छोड़ के कई सारे स्थापत्यों का नाश करके उसके आसपास कई नए स्थापत्य बनाए और उस जगह को उसने दीना पनाह का नाम बदल के शेरगढ़ नाम दिया।
अब इस नेशनल कैपिटल के स्थापत्य में शेर शाह के बाद एक और मुगल सम्राट शाहजहां की बारी आई, जिसने यहाँ पर खुद के नाम से एक शाहजहांबाद बसाया। और आज की जो पुरानी दिल्ली का विस्तार है वही शाहजहांबाद। लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, ये सभी स्थापत्य शाहजहांबाद में ही आते थे। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि शाहजहां ने अपनी कैपिटल जो आगरा थी उसे 148 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था, मतलब कि शाहजहांबाद में शिफ्ट कर दिया था। अब दोस्तों, शाहजहां के बाद 13 मुगल वंशज सत्ता में आए, लेकिन हर सत्ता के साथ मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे संकुचित होता गया। वहां एक और धीरे धीरे अंग्रेज भी इस देश में आना शुरू हो गए थे और साल 1774 में अंग्रेजों ने अपनी कैपिटल कलकत्ता घोषित कर दी थी। यानी कि अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी की अब कैपिटल कलकत्ता था। अंग्रेजों के आते ही पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में साम्राज्यों का धीरे धीरे पतन होता गया और साल 1803 में तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अपनी हुकूमत जमा ली। और उस समय जो दिल्ली का मुगल सम्राट था वो निर्बल था और जिसका नाम था सम्राट शाह आलम। और शाह आलम बस सिर्फ नाम से ही एक सम्राट था, बाकी दिल्ली की पूरी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। अब ये नाम का सम्राट आखिर क्या होता है और नाम के सम्राट का हश्र अंग्रेजों की हुकूमत में कैसा होता है, उसे इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। अब इसके बाद साल 1836 में शाह आलम का बेटा बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट बना और उसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। धीरे धीरे रानी विक्टोरिया की भारत में पकड़ बढ़ती गई और वो आखिरकार पूरे अखंड भारत की साम्राज्ञी बन गई। और भारत में रानी विक्टोरिया की सत्ता चलाने के लिए ब्रिटिश क्राउन का एक मोहरा भारत भेजा गया, जो था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग गवर्नर जनरल, और इसे वाइसरॉय बनाया गया। और उस वक्त भी भारत की कैपिटल, भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी। अब ये जो शहर था कलकत्ता, उसे अंग्रेजों ने अपनी कैपिटल बनाया था और धीरे धीरे इस शहर का विकास हुआ क्योंकि सत्ता का केंद्र था और बहुत बड़े धनवान लोग भी कलकत्ता में उस वक्त बसते थे। जो भी अंग्रेजों के चापलूस थे या अंग्रेजों की तरफदारी करते थे, उन्हें रॉबिन हुड या ऐसे कोई खिताब दे दिए जाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि कलकत्ता भारत के पूर्व दिशा में था, जबकि धीरे धीरे अंग्रेजों का साम्राज्य पश्चिम की ओर छेक अफगानिस्तान तक फैला था। अब अंग्रेजों ने पूरे अखंड भारत पर अपना कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को एक डर था, अंग्रेजों को डर था रशिया का। जब तक अंग्रेज भारत की सत्ता में रहे तब तक उन्हें यह डर सताता रहता था कि रशिया ब्रिटिश इंडिया पर आक्रमण करेगा, क्योंकि तब अंग्रेजों की सीमाएं नॉर्थ में कश्मीर के पार तक फैली हुई थी और तब रशिया अखंड हुआ करता था, मतलब भारत और रशिया के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ऊपर से रशिया एक बहुत बड़ा बंदर व्यापार के लिए चाहता था और रशिया की नजर तब कराची बंदर पर थी और इसलिए अंग्रेजों को यह डर था कि रशिया कभी ना कभी ब्रिटिश इंडिया को अपने हत्थे लेगा। और इन हालात में एक तरफ वाइसरॉय कलकत्ता में बैठा हो और पूरा पश्चिम भारत, जो कि बहुत विस्तृत था, वहां तक कलकत्ता की नजर पहुंचे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था। राजकीय दृष्टि से भी भारत की अगर सीमाओं को देखे तो एक ऐसी कैपिटल की जरूरत थी जो साइड कॉर्नर में नहीं लेकिन बीचों बीच हो। ऊपर से साल 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन घोषित कर दिया था, इसलिए वहां पर दंगे भी भड़के थे और इसीलिए भारतीयों ने कलकत्ता में ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन भी शुरू कर दिए थे। उस वक्त ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने का एक संग्राम भी वहां पर शुरू हुआ, जो संग्राम बाद में हिंसा में परिवर्तित हुआ। साल 1908 में बंगाल के दो युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने बम से एक अंग्रेज को उड़ा दिया था और उसके बाद अंग्रेजों ने महज 19 साल के खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई, जबकि प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के हाथों मरना नहीं चाहते थे, इसलिए खुद ही पिस्तौल से आत्महत्या कर दी और यहाँ से कलकत्ता में क्रांति की चिंगारी भभूकने लगी। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश क्राउन को कह दिया कि अब कलकत्ता को इस देश की कैपिटल बनाए रखना जोखमकारी है और यहीं से ब्रिटेन के शासक भारत की कैपिटल सिटी बदलने की सोचने लगे और उनके लिस्ट में सबसे पहला नाम दिल्ली का था। हालांकि दिल्ली कलकत्ता जितना डेवलप्ड उस वक्त नहीं था, ना ही वहां पर बहुत बड़े बाबूशाह हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली का एक ऐतिहासिक इतिहास था और दिल्ली भारत के बीचों बीच एक शहर था।
हालांकि अंग्रेजों ने दिल्ली को कैपिटल बनाने की सोची है, ये बात उन्होंने जाहिर में नहीं की, लेकिन विचार विमर्श के बाद जब अंग्रेजों ने ये डिसीजन ले लिया तब उनको लगा कि सत्ता के केंद्र को अगर स्थलांतरित करना है तो भारत में दिल्ली को ठाठ माठ से कैपिटल बनानी चाहिए, तभी लोगों के गले ये बात उतरेगी। और इसके लिए ब्रिटिश राज परिवार ने अपने सबसे अल्टीमेट पर्सन ऐसे ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम को भारत भेजा। ऐसा करना अंग्रेजों के लिए जरूरी भी था, क्योंकि धरती के करीब 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जो ब्रिटिश राज था, उसके मुकुट के ताज का एक रत्न भारत था, यूं कहो कि ज्वेल इन द क्राउन। और ऐसे ब्रिटिश इंडिया की राजधानी चेंज करना आसान नहीं था, और इसलिए ब्रिटेन का किंग भारत आया। यूं तो 22 जून साल 1911 के दिन ब्रिटेन में राजा जॉर्ज पंचम की शाही पोशी हो चुकी थी, यानी कि वो राजा के तौर पर शपथ ले चुका था। लेकिन भारत में दिल्ली दरबार के तौर पर उसकी फिर से राजपोशी की गई। अब दोस्तों, इसके पीछे भी अंग्रेजों की एक चाल थी, क्योंकि दिल्ली के पास अब जो नई दिल्ली बनने वाली थी, जो नया कंस्ट्रक्शन होने वाला था, नई कचहरियां बनने वाली थी, उस दिल्ली का खर्चा कौन भुगतेगा? वैसे तो राजा पंचम इंग्लैंड का राजा था, इसलिए इंग्लैंड की प्रजा से या इंग्लैंड के शाही खजाने से उसका खर्चा लिया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशरों ने उसकी राजपोशी यहां भी की, मतलब कि ये दिखाया कि वो भारत का भी अभी राजा है। इंग्लैंड और भारत को छोड़कर किसी और जगह पर उसकी राजपोशी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत की प्रजा यानी कि भारत दिल्ली को बनाने का खर्चा देगा। और ये वो करने भी वाले थे, लेकिन धीरे धीरे बात ये चलने लगी कि फंड लेकर बनाया गया ताज ब्रिटिशरों को शोभेगा नहीं, और इसलिए ब्रिटिश हिंद सरकार ने ही नई दिल्ली बनाने के पैसे दिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ट्विस्ट है, इसके बाद भारत के लोगों पर कर्ज बढ़ा दिया गया, दिल्ली और उसके आसपास के लोगों पर तो और ज्यादा कर्ज डाला गया, और अल्टीमेटली इसका पैसा धीरे धीरे करके भारत के लोगों ने ही दिया। चलिए दोस्तों, अब मेन बात पर आते हैं। दिन था 11 नवंबर साल 1911। इस दिन मेडिना नाम की स्टीमर में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी दोनों भारत आने के लिए इंग्लैंड से रवाना हुए। ये स्टीमर फर्स्ट क्लास के कैबिन में 450 और सेकंड क्लास में 220 लोगों को समा सके, इतना बड़ा था। लेकिन इंग्लैंड की शाही दंपत्ति के लिए रिजर्व था। 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाला ये स्टीमर 1 दिसंबर साल 1911 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचा। तब मुंबई के बंदरगाह पर इस शाही दंपति को रिसीव करने के लिए गवर्नर जनरल और वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंज, मुंबई का गवर्नर लॉर्ड सिडेहाम क्लार्क, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बेसिल स्टॉक और इनके अलावा और कई सारे गोरे इस अंग्रेज राजा को रिसीव करने और उसकी जो हुकुमी करने के लिए सुबह 11 बजे से ही खड़े थे। लेकिन ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम मुंबई के बंदरगाह पर शाम 4 बजे पहुंचा, और जैसे वो पहुंचा धड़ाधड़ 101 तोप के धड़ाकों से सलामी दी गई। और जॉर्ज पंचम जब आया तब उसके और उसकी पत्नी के सत्कार में मुंबई में ताजमहल जितना बड़ा मंडप बनाया गया था। आश्चर्य जगाने वाली बात यह थी कि भारतीय गरीब प्रजा को 150 सालों से अपनी एड़ी के नीचे रखने वाले इन अंग्रेज दंपति के लिए मुंबई में हर्षोल्लास का वातावरण था। रॉबर्ट क्लाइव ने साल 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीता और जब भारत में घुसा, उस बात को तब तक 150 साल हो चुके थे। और ऐसे में भारतीय गरीब जनता भी क्या करे, परतंत्रता उनके गले के अंदर उतर चुकी थी। 150 सालों में जो लोगों ने देखा, इस हिसाब से तो उनमें से ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता था कि स्वतंत्रता क्या होती है। और इसलिए बहुत सारे भारतीयों की भीड़ भी वहां पर जमी थी राजा रानी का सत्कार करने के लिए। मुंबई की नगर पालिका के उस समय के तत्काल प्रमुख फिरोज शाह मेहता ने राजा रानी की प्रशंसा में एक पत्र भी पढ़ा, जिसमें लिखा था, इस महान और मांगलिक प्रसंग में हमारी तहे दिल से राजभक्ति, गर्व और हर्ष के साथ कुछ शब्द नामदार के सामने प्रस्तुत करने की आज्ञा के साथ रजू करता हूँ। इस प्रसंग पे सिर्फ हिंद में ही नहीं, लेकिन आप नामदार की सत्ता और साम्राज्य दुनिया में जहाँ कहीं भी है, वह सब में अपूर्व है। पहले के राजकर्ता दरिया पार करके ब्रिटिश संस्थानों की मुलाकात पर नहीं गए हैं, और इसलिए आज हम सब भारतीय आज के इस प्रसंग को उद्वता के चिन्ह के रूप में लिखते हैं। फिरोज शाह मेहता जब बोल रहे थे तो लगता था कि वो अपनी जीभ को मद में डुबो के बोल रहे हैं।
और गोरे राजा रानी की प्रशंसा करने वाले वो सिर्फ अकेले नहीं थे, वहां आए हुए बड़े बड़े महानुभाव जो भारतीय थे वो इनकी प्रशंसा में ही लगे थे, और जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। एक गुजराती पत्रकार ने तो राजा जॉर्ज पंचम के नाम के आगे परम पूज्य लगा दिया था। इतना ही नहीं, राजा रानी की शाही सवारी भी निकलने वाली थी, इसलिए मुंबई को पूरा सजाया गया था। काबला देवी, पायधुनी, भिंडी बाजार, सेंट हर्ल्स रोड, क्वींस रोड और इन सभी जगहों पर आगे बढ़ने वाली राजा रानी की शोभा यात्रा के पांव के नीचे उन रास्तों को फूलों से सजा दिया गया था। रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ इतनी कि खड़े रहने की जगह नहीं, और ये सब देख के तो मुंबई में उस दिन ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा प्रसंग हो। हालांकि अंग्रेजों के लिए ये सब करना शर्म की बात है, लेकिन जैसे मैंने आगे बताया ना कि उस वक्त ज्यादातर भारतीयों को यही पता नहीं था कि स्वतंत्रता कहते किससे है। इसके बाद इस राजा रानी ने रात में अपनी स्टीमर में एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें जो आमंत्रित मेहमान थे वाइसरॉय गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया के लश्कर का सेनापति जस्टिन डिनशा दावर, सासुन मिल का यहूदी मालिक सासुन डेविड, रतन जी टाटा, सर विठल दास, फिरोज शाह मेहता, जमशेद जी जीजीबाई, सापुर जी, बरजोत जी भरूचा और इनके अलावा भी बड़े बड़े मेहमान। उस रात मुंबई में आतिशबाजी भी हुई थी और ताजमहल होटल, मुर्जी जेठा मार्केट, विक्टोरिया टर्मिनल जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, इसके बाद मोरारजी गोकरदास मार्केट, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग, पायधुनी के जैन मंदिर, इन सब में पुरजोर रोशनी थी। 4 दिन के मुंबई में ठहराव के बाद 5 दिसंबर साल 1911 के दिन ये शाही दंपति दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली किस में गए तो शाही ट्रेन में गए। मुंबई के उस वक्त के विक्टोरिया टर्मिनल से ट्रेन रवाना हुई, तब मुंबई में रात में करीब 11 बजे थे, और इस रॉयल ट्रेन के आगे 1.5 किलोमीटर दूर पायलट इंजन को रखा गया था। और इस मुंबई से दिल्ली के बीच की मुसाफरी के दौरान बीच में जितने भी गांव और जितने भी जिले आते थे, उन सभी जगहों पर पुलिस अमलदारों को कुछ कुछ मीटर के अंतर में खड़े पगे रहना था। मुंबई से 11 बजे चलने वाली ट्रेन सुबह 6:30 पर गुजरात के बड़ौदा पहुंची, जिसका असल में नाम वडोदरा है, और वडोदरा में चाय नाश्ता करने के लिए ट्रेन खड़ी रही। और वडोदरा में जो चाय नाश्ता का इंतजाम किया था वो भी वहां के राजा गायकवाड़ सयाजी राव ने नहीं, लेकिन वडोदरा की अंग्रेज रेसिडेंसी ने किया था। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, सयाजी राव ने क्यों नहीं किया, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है, उसे हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन वडोदरा में नाश्ते के बाद ये ट्रेन और आगे बढ़ी और करीब सुबह के 9:45 बजे दाहोद पहुंची, और दाहोद के बाद और ट्रेन आगे बढ़ी और दोपहर के 1 बजे नागदा पहुंची, और नागदा में इस शाही दंपति ने भोजन किया। और ऐसे बहुत सारे जगह पर कुछ कुछ आयोजन किए गए थे, और अंततः गुरुवार दिसंबर 7 साल 1911 के दिन सुबह 10 बजे ये रॉयल ट्रेन दिल्ली पहुंची, और जहां पर भी 101 धड़ाकों के साथ इस शाही दंपति का स्वागत किया गया। बोलो, अब दिल्ली में राज दरबार की योजना की गई थी, जिसमें अभी 5 दिन बाकी थे, लेकिन सभी बड़े अंग्रेज, देश के राजा रजवाड़ा और सभी बड़े लोग ऑलरेडी दिल्ली में आ चुके थे। तब भारत देश के 104 राजा महाराजा पंचम जॉर्ज की खुशामद के लिए वहां तैयार थे, और इसके बाद इन सभी राजाओं को जॉर्ज पंचम से मिलना था, तो उनकी मुलाकात भी तय की गई। लेकिन मुलाकात से पहले वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिज ने इन राजाओं को ये बताया कि किंग जॉर्ज पंचम के सामने भूल से भी ये मत बोल देना कि आप राजा हो। इस मुलाकात में किंग यानी कि राजा सिर्फ जॉर्ज पंचम ही होंगे। ये पूर्ण हिदायत हमारे राजाओं को दी गई। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मुलाकात के दौरान इन राजा रजवाड़ाओं के बीच कुछ विवादास्पद घटनाएं भी घटी। दोस्तों, दिल्ली का जब दरबार होगा तो जॉर्ज पंचम के सामने इन राजा महाराजाओं को कैसे जाना है, कैसे पेश होना है, इन सब की बकायदा ट्रेनिंग दी गई। लेकिन इस ट्रेनिंग में भी वडोदरा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने हिस्सा नहीं लिया, और वो रिहर्सल में भी नहीं आए। अब दिल्ली के इस राज समारोह में कई सारे राजा अपने ओहदे के अनुसार अपने राज के कई सारे दरबारियों को भी अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें भी नियंत्रित कर दिया, और जो सलामी शासक थे उन्हें भी लिमिटेड लोगों को ही अपने साथ लाने के लिए कहा गया, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, वडोदरा, जम्मू कश्मीर और ग्वालियर जैसे 5 राज्य थे। और जो बिन सलामी वाले राज्य थे उनके राजाओं को तो सिर्फ 2 लोगों को ही अपने साथ ले आने की हिदायत दी गई।
इतना ही नहीं, इससे भी आगे हमारे भारतीय राजा और रजवाड़ों का अवमूल्यन किया गया, जिसमें दरबार में निजाम और सिंधिया जैसे आगवी राजाओं को पहले तो फर्स्ट लाइन में यानी कि मोभेदार कुर्सियों में बैठाया गया। लेकिन बाद में अंग्रेज आयोजकों को पता चला कि मोभेदार और जाने माने दिल्ली के कुछ अंग्रेज तो ध्यान बाहर रह गए हैं, इसलिए हमारे उस राजवियों को वहां से उठा दिया गया और गोरे अंग्रेजों को फर्स्ट रो में बैठाया गया और हमारे राजवियों को उनके पीछे वाली सीट्स दी गई। देखो दोस्तों, गुलामी के काल में क्या क्या होता है। इतना ही नहीं, ये जब सिलेक्टेड जो मोभेदार राजा थे वो दिल्ली पहुंचे तो शिष्टाचार के मुजब उनको तोपों की सलामी तो दी ही नहीं गई, क्योंकि जब अंग्रेज गोरा जॉर्ज पंचम राजा वहां पर उपस्थित हो तब भारतीय राजाओं की क्या विसात। फिर भी हमारे देश के कुछ राजा महाराजा इस जॉर्ज पंचम के लिए उपहार और वस्त्र भी लाए थे। जैसे कि एक उदाहरण दूं तो पटियाला की महारानी ने क्वीन मैरी को देने के लिए एक नेकलेस बनवाया था, जिसमें कुलीनाम सेवन नाम का एक बहुत ही प्रख्यात डायमंड जड़ा हुआ था। विख्यात कुलीनान डायमंड को काट के उस हीरे को बनाया था और जो अखंड कुलीनान था ना, वो तो 530 कैरेट का था। अब दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको आतुरता से इंतजार था। 12 दिसंबर साल 1911 दिल्ली दरबार पर जाने वाले मार्ग पर सुबह 7 बजे से ही भीड़ जमा होने लगी। दिल्ली दरबार जहां पर भरा गया, उस मैदान का नाम कोरोनेशन पार्क था। आज के दौर में उस मैदान में हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इस मैदान में उस वक्त विशाल एक गुम्मट वाला मंडप बनाया गया था और गुम्मट के नीचे राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी दोनों के लिए मोभादार चांदी की कुर्सियां रखी गई थी और इनके साथ ही वाइस रॉय, सेनापति, गवर्नर, उनके बाद अंग्रेज अफसर, अंग्रेज लोग और उनके बाद हमारे राजा, रजवाड़ा और रेजिमेंट्स की बैठक थी और उनसे भी थोड़े दूर करीब 90,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। राजा, रजवाड़ा, अंग्रेज, सैनिक और लोगों को मिला दिया जाए तो वहां पर कुल लोगों का हुजूम 3 लाख तक पहुंच गया था। लोगों का एक और हुजूम भी वहां पर उपस्थित था जो दिल्ली दरबार पर जाने वाले मार्ग पर खड़ा था। बाद में ये मार्ग किंग्स वे के नाम से जाना जाने लगा और अंततः इस मार्ग को आज हम राजपथ के नाम से जानते हैं। अब राजा रानी को इस मार्ग से अपनी शाही सवारी में कोरोनेशन पार्क जाना था और जाने का रास्ता करीब 8 किलोमीटर लंबा है। राजा जॉर्ज पंचम के लिए हाथी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जॉर्ज पंचम ने कहा नहीं, मैं हाथी पर नहीं घोड़े पर बैठूंगा। और ऊपर से इस राजा ने यह भी कहा कि मैं राजाओं के वस्त्र नहीं लेकिन फील्ड मार्शल के वस्त्र पहनूंगा। अब हमारे लोग जो राजा रानियों को हाथी पर बैठा हुआ फुल आभूषणों के साथ रिच वस्त्रों के साथ देखने के जो आदि थे, उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ऐसे वस्त्रों में कहां आया और कहां गया दिखा ही नहीं, क्योंकि वो फील्ड मार्शल के वस्त्रों में हाथी पर नहीं लेकिन घोड़े पर सवार था। और इसके बाद राजा जॉर्ज पंचम ने अपने अंग्रेजों को कहा भी कि मुझे यहाँ पर कोई खास प्रतिभाव क्यों नहीं मिल रहा। अब दोस्तों, कैसे प्रतिभाव मिलेगा। खैर, राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी दोनों मैदान में यानी कि गुम्मट के नीचे विराजित हुए और पहले तो उनकी प्रशंसा में कुछ लोगों ने हर्ष गीत, हर्ष लेख और हर्ष उल्लास भरे शब्दों का उच्चार किया। इसके बाद सभी देसी रजवाड़ों को इस राजा जॉर्ज पंचम के सामने जाकर झुकना था और 7 कदम पीछे करके वापस चले जाना था। ये रिहर्सल, जैसे मैंने आगे बताया, हमारे राजाओं को अंग्रेज अफसरों ने करवाया भी था और सभी राजाओं ने ऐसा किया, लेकिन इसमें एक राजा अपवाद थे जो थे वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़। पहले तो वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ ने उस रिहर्सल में हिस्सा ही नहीं लिया था। ऊपर से शाही ट्रेन जब वडोदरा में रुकी तब किंग और क्वीन के नाश्ते का इंतजाम उन्होंने नहीं किया था और इसके बाद राज दरबार में बताई गई शिस्त का पालन भी सयाजीराव गायकवाड़ ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये मानते थे कि जॉर्ज पंचम भी एक राजा है और मैं भी एक राजा हूँ, इसलिए अतिरिक्त शिष्टाचार वो नहीं करना चाहते थे। जब सयाजीराव गायकवाड़ जॉर्ज पंचम को मिले तब आपको बता दूं कि सयाजीराव गायकवाड़ को लकड़ी रखने की आदत थी, तो लकड़ी घुमाते घुमाते सयाजीराव गायकवाड़ पंचम से मिलने गए और बस लुक्खा अभिवादन करके वहां से सीधा रिटर्न हो गए। ये सब देखकर पंचम का तो दिल टूट गया। जरूर उसने सोचा होगा कि सभी लोगों के अतिरिक्त ये कौन है। और इसके बाद की बात करें तो आने वाले दिनों में इंग्लैंड प्रशासन ने वडोदरा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ को हटाने के बहुत सारे प्रयत्न किए। भारत के क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ उनके संबंध है, ये भी अंग्रेजों ने कहा।
और किसी भी हाल में अंग्रेज सयाजीराव गायकवाड़ को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वडोदरा राज्य में सयाजीराव गायकवाड़ यानी कि बहुत बड़ा नाम, उनकी लोक चाहना बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से चाहकर भी आने वाले दिनों में अंग्रेज अफसर सयाजीराव गायकवाड़ को बरतरफ नहीं कर सके। अब दिल्ली राज दरबार की फिर से बात करें तो करीब 9 लाख पाउंड उस वक्त उस राज दरबार भरने के लिए खर्च हुए थे। और जब जॉर्ज पंचम के बोलने की बारी आई तो वो खड़ा हुआ और सबसे पहले तो साल 1905 में जो लॉर्ड कल्जन ने बंगाल का विभाजन किया था उसकी निंदा की और ऐसा नहीं होगा ऐसा कहा। मतलब कि बंगाल के लोग खुश और सभी लोग तालियां बजाने लगे। यहाँ पर दोस्तों जॉर्ज पंचम ने लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, क्योंकि इसके बाद होने वाली दूसरी घोषणा थी कि अब से कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी नहीं होगी और ब्रिटिश इंडिया की नई राजधानी दिल्ली होगी। यहाँ पर बंगाल के लोगों का दिल फिर से टूट गया। जब बंगाल की सेपरेशन की बात खारिज कर दी गई तो लोग इतने खुश हुए थे कि कलकत्ता भले ही ना राजधानी ना रहती, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा ना, पहले ही एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। अब इस घोषणा के बाद दिल्ली को किसी भी हाल में राजधानी बनाना था और इसके लिए नई दिल्ली नाम का एक नया नगर बसाने की शुरुआत की गई, जिसमें शुरुआत में 100 जितने मुख्य बांधकाम करवाए गए। राजधानी और टाउन हॉल के पूरे मैप बनाए गए और इस पूरे मेगा कंस्ट्रक्शन का खर्च उस वक्त करीब 13 करोड़ पाउंड था। और ये 13 करोड़ पाउंड आखिरकार किसने पे किए ये तो मैंने आगे ही इस वीडियो में बता दिया। अब इस नई दिल्ली का नया नगर बसाने में करीब 20 साल बीत गए और इन 20 सालों में शुरुआती कचहरियां और शाही वहीवट पुराने दिल्ली के उन घरों से किया गया जो घर फाजल पड़े थे। और अंततः करीब 20 साल बाद यानी कि 3 फरवरी साल 1931 में नई दिल्ली नाम का नया नगर यानी कि दिल्ली का 9वां अवतार बनकर तैयार था। हालांकि आज के युग में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक तो करीब 100 साल बाद वो नई दिल्ली भी अभी पुरानी हो गई। लेकिन खैर इस नई दिल्ली को इस ढब से और इस शैली से बनाया गया था कि वो बहुत ही उम्दा थी। उसमें वाइसरॉय हाउस यानी कि आज का जो राष्ट्रपति भवन है उसकी तो बात ही क्या करें। अगर आप राष्ट्रपति भवन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे बना और किन हालातों में बना तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप राष्ट्रपति भवन का हमारा पिछला बनाया वीडियो जरूर देखना। लेकिन खैर दिल्ली का जो भी कंस्ट्रक्शन उस वक्त हुआ था वो भारत की राजधानी में 4 चांद लगाने वाले थे। एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ तो उस वक्त ये नई दिल्ली अल्ट्रा मॉडर्न होने के बावजूद भी और करीब 70,000 लोगों के उस वक्त सुविधाजनक आवास बनने के बावजूद भी पुरानी दिल्ली के लोगों के मन में नई दिल्ली में जाकर बसने की कोई क्यूरियोसिटी जगी नहीं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ये नई दिल्ली वीरान और बेकार बन जाती थी। मतलब कि कोई चहल पहल नहीं और वहां पर उस वक्त दैनिक जरूरी चीजें यानी कि दूध और सब्जी तक मिलते नहीं थे। वहां पर एकमात्र थिएटर बना था रीगल और रीगल के फिल्म शो भी खाली जाने लगे और नई दिल्ली में जो दुकानें बनी थी ना उन्हें भी ग्राहकों के अभाव के कारण ताले लगाने पड़े। यानी कि शुरुआत में नई दिल्ली को राजकीय तौर पे तो प्रतिभाव मिला लेकिन आम जनमानुष का कोई प्रतिभाव नहीं मिला। लेकिन जब सालों बाद पुरानी दिल्ली छलकने लगी, उसकी बस्ती बढ़ने लगी, तब धीरे धीरे लोग नई दिल्ली की तरफ स्थलांतरित होने लगे। अब अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने नई दिल्ली हमारे पैसों से बनाई ही इसलिए थी क्योंकि वो भारत को और कई सालों तक या यूं कहे कि सोचते तो यही थे कि हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना चाहते थे। और साल 1931 में कुछ हद तक हालात भी अंग्रेजों के पक्ष में ही थे। जैसे कि सन 31 में क्रांतिकारी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई और ये कर गोरे अंग्रेज ये उदाहरण देना चाहते थे कि कोई उनसे ना टकराए। इसके अलावा 5 मार्च साल 1931 के दिन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी ने भी एक समझौती कर ली थी और उनकी क्रांति पर भी तब अल्पविराम लग गया था। और यहाँ पर तो उस वक्त अंग्रेज सोचने लगे कि बस भारत पर अब हम और कई डेकेड्स तक राज करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के ये जो अनुकूलित संजोग थे वो प्रतिकूलित होने में भी बहुत देर नहीं लगी, क्योंकि सितंबर साल 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने भी उनके खिलाफ सेना खड़ी कर दी थी और एंड में तो ब्रिटिश इंडियन नेवी भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी। उस संजोगों में अंग्रेजों को लगा कि अब ज्यादा देर तक हम इंडिया को गुलाम नहीं रख पाएंगे और इसलिए अंततः साल 1947 में दिल्ली स्वतंत्र भारत की कैपिटल बन गया और आज भी वो भारत की कैपिटल है। तो दोस्तों दिल्ली पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हो सके उतने मित्रों में शेयर करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। वंडरफुल डे, टेक केयर।